नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और भारत 24 पर वक्त हो चला है राजपथ का और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया। एमवीएस सरकार के दौरान मुझे जेल में डालने की साजिश रची गई। तत्कालीन सीपी संजय पांडे को टारगेट दिया था, ये उन्होंने बड़ी बात कही। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मेरे खिलाफ जानबूझकर के साजिश रची गई थी, षड्यंत्र का हवाला उनकी तरफ से दिया गया। हालांकि बड़ा दावा किया गया है फडणवीस की तरफ से। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा कर दिया है, एमवीएस सरकार के दौरान मुझे जेल में डालने की साजिश रची गई थी। तत्कालीन सीपी संजय पांडे को टारगेट दिया गया था और देखिए सीपी का नाम भी उन्होंने इस पूरे मामले में घसीट दिया। और साथ ही अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके का आरोप देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाया गया और कहा गया है कि इसमें कहीं ना कहीं तत्कालीन सीपी का हाथ भी रहा। संजय पांडे को ये टारगेट दिया गया था और मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं वो क्या रहती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं घटनाक्रम और सियासी भूचाल महाराष्ट्र की सियासत में। अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं। मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी, खतरनाक साजिश रची गई थी, ये उन्होंने कहा। एमवीएस सरकार के दौरान मुझे जेल में डालने की साजिश भी रची गई। हालांकि आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ ही आगे आने वाले दिनों में कई बड़े बीजेपी के नेताओं का दौरा भी है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की सियासत में हम ये कह सकते हैं कि साधने की पूरी कोशिश हो रही है। सुरभि, और बिल्कुल इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मेयर का चुनाव एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है, यानी मेयर चुनाव अनिश्चितकाल के लिए अब स्थगित हो चुका है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रही है, मेयर चुनाव से जुड़ी हुई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आज आपको बता दें कि जोरदार हंगामा भी हुआ। हंगामे के बाद मेयर चुनाव को स्थगित किया गया। आप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये दरअसल सदन में हंगामा किया था और जिसके बाद अनिश्चितकाल के लिए इस चुनाव को स्थगित किया गया है। हंगामा, नारेबाजी, प्रदर्शन, तू मैं, नजारा है दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव का। दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक मंगलवार को एक बार फिर स्थगित हो गई। इसके साथ ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी टाल दिया गया, जिस पर अब जुबानी जंग जारी है। कोई ट्रिगर नहीं था, कुछ नहीं था। केवल और केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज मेयर के चुनाव से भाग रही है। ये भागती जनता पार्टी हो गई है। कभी दिल्ली के एमसीडी चुनाव से भाग रही थी भारतीय जनता पार्टी, अब वो मेयर के चुनाव से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी। जनता ने इनको हराया है और इनको ये मानना पड़ेगा कि जनता ने आपको हटा दिया है। नॉमिनेटेड के बाद इलेक्टेड का शपथ पूरा हुआ, मेयर के चुनाव के तरफ सदन बढ़ा। हम सभी सांसद अपनी जगह पर जाकर के बैठे। अचानक से उनके कई पार्षद बेल में आ जाते हैं। अभी ये भी नहीं पता था, ध्यान रहे कि अभी ये भी नहीं पता था कि वोटिंग कौन कौन करेगा, क्योंकि अगर वो कोई और विषय उठाते हैं तो आप सबके और दिल्ली के ध्यान में रहे कि उन्होंने ये बात कुछ कही नहीं, कोई बहस नहीं हुई, बस बेल में आ गए। और स्थिति ऐसी बनी कि 15 मिनट के लिए एक बार सदन को स्थगित करना पड़ा। बता दें कि इससे पहले 6 जनवरी को भी मेयर चुनाव के दौरान 10 एल्डरमैन या मनोनीत सदस्य का पहले शपथ को लेकर बवाल हुआ और सदन स्थगित कर दी गई। तब भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की, हाथापाई, मारपीट और गाली गलौज देखने को मिली। मंगलवार को एक बार फिर सदन को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। निगम में हंगामा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। इस बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में धरना दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इलीगल तरीके से दिल्ली की एमसीडी पे कब्जा चाहती है। मार्च में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका 2022 में। 11 महीने हो चुके इलीगल कब्जा चल रहा है और उस कब्जे को बढ़ाना चाहती है। और बाहर मीडिया के साथियों को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास नंबर नहीं है। मैं मीडिया के साथियों से ये अपील करता हूं कि आप अपना कैमरा ऊपर की गैलरी में लगाइए। आम आदमी पार्टी के एक एक पार्षद की अटेंडेंस हम यहां आपके सामने कराएंगे। दिल्ली एमसीडी के पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिल्ली नगर निगम के सदन में बागेश्वर धाम का जयकारा लगा। वार्ड नंबर 202 से बीजेपी के पार्षद रामकिशोर शर्मा ने शपथ के बाद बागेश्वर धाम की जय का नारा लगाया। एमसीडी के नए मेयर के लिए आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय और बीजेपी की रेखा गुप्ता में टक्कर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एमसीडी का दंगल आपने देखा। फिलहाल ये चुनाव स्थगित हो चुका है। आगे अब बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर दिया। तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने भी अब दिग्विजय सिंह के बयान को तवज्जो नहीं दी। दरअसल राहुल ने कहा है कि सेना के शौर्य को लेकर सबूत नहीं मांगे जा सकते और दिग्विजय सिंह का बयान उनका निजी हो सकता है, लेकिन राहुल बाबा, दिग्गी राजा को जो नुकसान करना था वो तो अब हो चुका है। दिग्विजय पर राहुल की सर्जिकल स्ट्राइक। तो जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। दिग्गी राजा के बयान को बताया निजी। कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन है। पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देने के बाद दिग्गी राजा पूरी तरह अलग थलग पड़ गए। पार्टी ने दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान से साफ पल्ला झाड़ लिया और कहा, सेना के शौर्य पर कभी सवाल नहीं उठाया है। अगर सेना कुछ करती है तो उस पर सबूत की जरूरत नहीं होती। ये दिग्विजय सिंह की निजी राय है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन सरकार ने सबूत नहीं दिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। दिग्विजय सिंह के बयान से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं सेना को लेकर दिए बयान से नाराज लोगों ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। दिग्विजय सिंह माफी मांगो के नारे लगाए। दिग्विजय सिंह माफी मांगो, दिग्विजय सिंह माफी मांगो, दिग्विजय सिंह माफी मांगो। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी भी आक्रामक नजर आई। बीजेपी ने कहा, विपक्ष पीएम मोदी की नफरत में अंधी हो गई है कि अब वो सेना का अपमान करने से भी नहीं कतराती। दिग्विजय सिंह, उनका एक आपत्तिजनक बयान, बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। इस यात्रा के दौरान एक तरफ जहां कांग्रेस पूरी कोशिश में लगी है कि जनता की नजर में वो अपनी पार्टी और राहुल गांधी की छवि को बदलने में कामयाब हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी बयानबाजी से राहुल की कड़ी मेहनत पर पानी फेरने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देने के बाद दिग्विजय सिंह ने सफाई भी दी और कहा, हम सेना का काफी सम्मान करते हैं और उनको सर्वोच्च स्थान देते हैं, लेकिन एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ब्यूरो रिपोर्ट। और राजस्थान में भ्रष्टाचार के आरोप में एसओजी की निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल आम महिला बंदियों की लाइन में नजर आई। इसमें देखिए, मित्तल जेल में नंगे पैर लाइन में खड़ी दिख रही हैं। सर्द मौसम में सीमेंट की फर्श पर नंगे पैर खड़ी दिव्या का फोटो दरअसल सोशल मीडिया पे खूब शेयर हो रहा है। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। दिव्या 3 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भी है। देखिए, लग्जरी लाइफ स्टाइल, वर्दी का रॉक,
ऐशो आराम की जिंदगी, लेकिन चुटकी में करोड़ों बना के चक्कर में पहुंच गए जेल। और फिर लग्जरी लाइफ स्टाइल की शौकीन इस महिला अफसर को एक जोड़ी चप्पल भी नसीब न हुई। जेल में कैदियों की लाइन में नंगे पैर खड़ी रही। जेल की फर्श पर काले रंग की जैकेट और जीन्स में खड़ी ये महिला अजमेर एसओजी की पूर्व एएसपी दिव्या मित्तल, जो हरिद्वार की एक मेडिकल कंपनी से 2 करोड़ की घूस मांगने के मामले में अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है। अब तक घोटालों के जरिए करोड़ों रुपए कमाने वाली दिव्या मित्तल भले ही लाखों रुपए अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए खर्च कर चुकी हों, लेकिन अब जेल में बंद दिव्या मित्तल के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि पहनने के लिए चप्पल तक नसीब नहीं हो रही। बता दें कि हाल ही में अजमेर विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने जेल का दौरा किया। इस दौरान जेल में बंद सभी महिला अपराधियों से उनके वकील के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान जेल में बंद एसओजी के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल भी उन्हीं महिला अपराधियों की कतार में खड़ी हुई नजर आई। हालांकि एक बिल्कुल मॉडर्न तरीके से दिव्या मित्तल कतार के दीवार के सहारे खड़ी थी। दिव्या मित्तल जेल में उन्हीं कपड़ों में नजर आई जिसमें वह गिरफ्तार हुई थी। राजस्थान में अजमेर सेंट्रल जेल सबसे बड़ी जेल है। कुख्यात और बड़े अपराधी इसी जेल में बंद हैं। कन्हैया लाल की हत्या का आरोपी या फिर गैंगस्टर राजू ठेटे के हत्यारे, सभी को इसी जेल में शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से अजमेर जेल काफी ज्यादा हाईटेक है। यहाँ 3 लेयर सुरक्षा है। बहरहाल अब देखना होगा कि एसओजी के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल आखिर कब तक जेल से बाहर आती हैं। फिलहाल घूस मांगने के मामले में 3 फरवरी तक जेल में ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 26 जनवरी पर रिहा किए जाने वाले कैदियों की फाइल अपने पास अब मंगवा ली है। और इन 52 कैदियों में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की फाइल भी शामिल है। जेल विभाग मुख्यमंत्री के पास है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री कैदियों को रिहा करने के मामले पर अपना फैसला गणतंत्र दिवस वाले दिन दे सकते हैं। ऐसे में देखिए, 26 जनवरी को सिद्धू की रिहाई पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस रिपोर्ट में देखिए, सिद्धू की रिहाई पर सस्पेंस। गुरु का होगा गुरुवार, गुरु पर मान करेंगे कृपा। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी को पटियाला जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। पंजाब जेल विभाग ने 1 महीने पहले जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की समय से पहले रिहाई की सिफारिश वाली फाइल सीएम ऑफिस भेज दिया था, लेकिन अभी तक सीएम भगवंत मान ने रिहाई की मंजूरी नहीं दी है। इससे सिद्धू के गणतंत्र दिवस पर रिहाई की संभावना कम हो गई है। इस बीच सिद्धू के ग्रैंड वेलकम की तैयारी उनके समर्थक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो उन्हें कश्मीर आने का न्योता भी दे दिया था, जहां भारत जोड़ो यात्रा खत्म होनी है, और अन्य पार्टियों को बातचीत का न्योता भी दिया गया था। दरअसल 26 जनवरी को पंजाब सरकार को 52 कैदियों को रिहा करना है, जिनकी सूची सरकार को भेजी हुई है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद इसे राज्यपाल को भेजा जाता है, लेकिन सीएम मान ने मंत्रिमंडल की बैठक 1 फरवरी को बुलाई है। 26 जनवरी से पहले मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होगी। इस कारण जेल विभाग की सूची अधर में लटक गई और इस सूची में सिद्धू का भी नाम है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को 22 मई को पटियाला जेल में भेजा गया था। उन्हें दिसंबर 1988 के रोड रेज मामले में सजा मिली है, जिसमें कि एक बुजुर्ग को सिद्धू के साथ पार्किंग को लेकर झड़प हो गई थी और गुस्से में सिद्धू ने उन्हें मुक्का मार दिया था, जिसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सिद्धू सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कोर्ट में सरेंडर कर चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उज्बेकिस्तान समेत कई देशों में कथित तौर से कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसके इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर से चेतावनी दी है। WHO ने कफ सिरप से हुई मौतों के बाद दुनिया के देशों से इस संबंध में तुरंत एक्शन की अपील की है। और इतना ही नहीं, WHO ने मेडिकल अलर्ट भी जारी कर दिया। देखिए रिपोर्ट। कफ सिरप से कथित मौत पर WHO सख्त। दवा उत्पादकों को WHO के निर्देश। 3 देशों में कफ सिरप से हुई 300 से ज्यादा मौत के दावे के बाद अब WHO ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। WHO ने दुनिया भर के देशों से किसी भी घटिया मेडिकल प्रोडक्ट का पता लगाने और अपने संबंधित बाजारों से हटाने की अपील की है। WHO ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है
कि उनके दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स को संबंधित सक्षम अधिकारियों से अप्रूवल के बाद ही प्रयोग में लाया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने सभी 194 सदस्य देशों से अपील की है कि वो अपने अपने देश में दूषित दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि ऐसी और मौतों को रोका जा सके। WHO ने कहा है कि अपने अपने बाजार से ऐसी दवाइयों के सर्कुलेशन को रोकें जिनमें जहरीले पदार्थ हैं और जो मौत का कारण बन सकते हैं। बाजार में मिलने वाले सभी मेडिकल उत्पाद किसी सक्षम अथॉरिटी से अप्रूव होने चाहिए और उत्पाद कंपनी के पास ऑथराइज्ड लाइसेंस भी होना चाहिए। सभी सदस्य देशों को अपने अपने देश में दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से जांच के प्रावधान करने चाहिए। मेडिकल उत्पादों के मार्केट सर्विलांस की सुविधा होनी चाहिए। इसमें अनौपचारिक बाजार भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि खराब दवाइयों के मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटरों से निपटने के लिए देशों में पर्याप्त कानून भी होने चाहिए। बता दें कि पिछले महीने उज्बेकिस्तान ने दावा किया था कि समरकंद में कम से कम 18 बच्चों की मौत खांसी सिरप पीने की वजह से हुई है। अफ्रीकी देश जाम्बिया में भी बीते दिनों कफ सिरप पीने से 70 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। पिछले साल 2022 में उज्बेकिस्तान में कथित तौर से सिरप पीने से 19 बच्चों की मौत हो गई थी। दावा है कि इन देशों में भारत में निर्मित कफ सिरप से ये मौतें हुई हैं, क्योंकि WHO ने सोमवार को कहा है कि कफ सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा थी, जिससे गाम्बिया, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 300 से अधिक बच्चे इन दवाओं की वजह से मारे गए। WHO ने यह भी कहा है कि फिलीपींस, तिमोर लेस्ते, सेनेगल और कंबोडिया जैसे देश भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी बिक्री के लिए ऐसी दवाएं हो सकती हैं। WHO का कहना है कि चूंकि ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, इसलिए कंपनियों को तत्काल एक्शन के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में जो आपको बता दें भूकंप आया, उसके बारे में बात करते हैं। आज एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए राजधानी दिल्ली में। नए साल में ये तीसरा भूकंप है, जिससे कि लोग दहशत में नजर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। भूकंप दिल्ली एनसीआर में फिर भूकंप के तेज झटके। 30 सेकंड तक 5 राज्यों में कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई तीव्रता। दिल्ली एनसीआर में 30 सेकंड तक भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल के कालिका से 12 किलोमीटर दूर बाजूरा में था। इसकी तीव्रता करीब 5.8 आंकी गई। भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाकों में महसूस किया गया, तो वहीं पड़ोसी देश चीन में भी कई इलाकों में धरती कांपी। दिल्ली एनसीआर में करीब दोपहर 2:28 पर जो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी राजधानी में अचानक से धरती डोलने की वजह से लोग दहशत में आ गए। लोग घरों से बाहर की ओर भागने लगे, तो ऑफिस में काम करने वाले भी सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए। नए साल की शुरुआत से लेकर अब तक राजधानी दिल्ली में भूकंप की ये तीसरी घटना है। इससे पहले 5 जनवरी को दिल्ली एनसीआर और कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई थी। इसका केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 79 किलोमीटर दूर हिंदू कुश इलाके में था। नए साल के पहले ही जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी हुई थी, उसी रात भी भूकंप आने से धरती कांपी थी। उस समय भूकंप की तीव्रता 3.8 आंकी गई थी। तब इसका केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। धरती के अंदर इस तरह की 7 प्लेट्स होती हैं। ये सभी लगातार घूमती रहती हैं। इस दौरान कभी किसी जगह से ये प्लेट आपस में टकराती है, जिसके बाद वहाँ फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है। प्लेट की सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहाँ पे दबाव बनता है। इससे प्लेट्स टूटने लगती हैं। इनके टूटने से अंदर की ऊर्जा बाहर आने लगती है, जिससे दबाव की स्थिति पैदा होती है और धरती हिलती है। इसी भौगोलिक घटना को ही भूकंप कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात यूपी की, क्योंकि यूपी के हाथरस में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ये तस्वीरें यूपी के हाथरस के एक अस्पताल की बताई जा रही है।
आपको बता दें कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये दरअसल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जब अस्पताल में बिजली आपूर्ति ठप हो गई तो मोबाइल टॉर्च के सहारे डॉक्टरों ने मरीज का इलाज किया। इमरजेंसी वार्ड में इन दिनों अव्यवस्थाओं की भरमार है। इमरजेंसी से लेकर के सभी वार्डों में मरीज अंधेरे में ही इलाज करवाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। समय समय पर इसकी तस्वीरें भी सामने आती रही है। स्वास्थ्य कर्मी टॉर्च की रोशनी में ही देखिए इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और दूसरे मरीजों के मरहम पट्टी सहित तमाम जो इलाज है वो कर रही हैं। और ऐसे में सुरभि, सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे इस वक्त चल रही है। आगे हम बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। इंदौर वनडे में टीम इंडिया के ओपनर्स ने दरअसल बड़ा धमाका किया। कप्तान रोहित शर्मा ने जहां वनडे में 3 साल से चले आ रहे शतक के सूखे को खत्म कर दिया तो वहीं शुभमन गिल का भी परफॉर्मेंस अच्छा था। सुरभि, हैदराबाद वाला अंदाज शुभमन गिल का नजर आया और एक और सेंचुरी दर्ज दी गई और पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी के दौरान दोनों ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। हिटमैन ने खत्म किया 3 साल का इंतजार। इंदौर में जड़ा शानदार शतक। गिल ने भी दिखाया जलवा। पिछले 4 मैचों में तीसरा शतक। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इंदौर में पुराने अंदाज में दिखे। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में उन्होंने शुरू से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया और पहले हाफ सेंचुरी और फिर 3 साल के सूखे को खत्म करते हुए सेंचुरी जड़ दी। रोहित के बल्ले से 19 जनवरी 2020 के बाद पहली बार 3 अंकों का स्कोर निकला है। रोहित के वनडे करियर की ये 30वीं सेंचुरी है। रोहित शर्मा ने 83 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 6 सिक्सर जमाए। इसके साथ ही रोहित ने रिकी पॉन्टिंग के वनडे शतकों की बराबरी कर ली है।